हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन का सेकंड एडिशन है। ठीक है, हम थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है इसका नाम है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। आप मेरे साथ बुक पढ़िए, आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और किसी भी वीडियो के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, बनाने के लिए ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ शेयर भी कर देना। तो आगे चलते हैं। ओरिएंटलिज्म के हम बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स अपनी शुरुआती दौर में जब ये आए थे इंडिया में, यहाँ पे कदम पसारने लगे थे, तो ये इंडियन ट्रेडिशन और कस्टम्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। इनका मकसद था बस वैसे कमाते रहे, बाकी इंडियन सोसाइटी से इन्हें कुछ खास मतलब नहीं था। यहाँ पे कुछ रिफॉर्म वगैरह नहीं लाना चाहते, ना चेंजेस करना चाहते थे, इन्हें इंटरफेयर भी नहीं करना था। तो इन शॉर्ट कहीं इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर की रिस्पेक्ट किया करते थे। अब इसका सबूत हमें जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, ये हमारे हेस्टिंग्स साहब हैं, इनकी ओरिएंटलिज्म पॉलिसी में हमें ये दिखता है। ओरिएंटलिज्म के बारे में हम ये ओरिएंटलिज्म इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिवीजन भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसके तहत इंडियन कल्चर को समझने की कोशिश की जाएगी। संस्कृत स्क्रिप्चर्स और पार्शियल लैंग्वेज की स्टडी स्टार्ट होगी और इसके तहत 3 बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। अब ये कौन कौन से थे? सॉरी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसको इस्टेब्लिश किया था विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784। ठीक है, अब विलियम जोन्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। फोर्ट विलियम बंगाल में एज ए सुप्रीम कोर्ट जज बनकर आए थे और ये जज साहब मतलब हमारे विलियम जोन्स जल्द ही कुछ ही साल में ही एंशियंट इंडियन कल्चर और लैंग्वेज की स्टडी करने लगते हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ये एरिया ऐसा था कि अभी तक ये अछूता था। इवन इंडियंस ही नहीं जानते थे कि उनका एंशियंट कल्चर या इनके रूट्स कहाँ से हैं। एंशियंट हिस्ट्री की नॉलेज अभी तक किसी को नहीं दी। ठीक है, अब इनको अपनी स्टडी में ये पता चला कि इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है ना, वो यूरोपियन लैंग्वेज से काफ़ी सिमिलर है, जिसे ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज टर्म देंगे। क्या टर्म दिया इन्होंने? इंडो यूरोपियन। इन्हें कई सारी सिमिलैरिटीज अब दिखने लगेंगी। ये कहेंगे संस्कृत, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का एक कॉमन रूट है। ये सजेस्ट करते हैं कि संस्कृत को यहाँ इन्वेडर्स ने ही इंट्रोड्यूस किया, कि बाहर से लोग इंडिया आए थे और उन्होंने ही संस्कृत को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जिसने प्योर हिंदी को रिप्लेस कर दिया। अब ये सिमिलैरिटीज दिखाने के लिए कई टर्म्स यूज करेंगे, जैसे 3 को त्रियास कहा जाता है संस्कृत में, जिसे लैटिन में ट्रेस और ग्रीन में ट्राइस कहते हैं। संस्कृत में सांप को स्नेक सर्प कहते हैं। मतलब संस्कृत में हमने स्नेक को अगर सर्प कहा तो लैटिन में उसको सर्पेंस कहा जाता है, और संस्कृत में माता तो जर्मन में मटर कहा जाता है। तो इस तरह की सिमिलैरिटीज वर्ड्स में दिखा के विलियम जोन्स बताते हैं कि इन सब का एक कॉमन रूट है। और विलियम जोन्स ने जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, लिटरेचर है, मानव धर्मशास्त्र और गीत गोविंद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा इंस्टीट्यूशन जो था वो था कलकत्ता मदरसा। इसको इस्टेब्लिश किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते आए हैं, फिर से पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, ये गवर्नर जनरल थे जिनकी चर्चा अभी होती ही रहेगी। ठीक है, अब कलकत्ता मदरसा किस लिए इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था अरेबिक और पार्शियन लर्निंग को समझने के लिए। ठीक है, अरेबिक और पार्शियन लैंग्वेज को समझने के लिए कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश हुआ। और तीसरा इंस्टीट्यूशन था संस्कृत कॉलेज एट बनारस। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया था जोनाथन डंकन ने 1791 में, ताकि जो हिंदू लॉज, लिटरेचर और रिलीजन है, इसकी स्टडी की जा सके। जोनाथन डंकन
1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के चार्टर मेंबर भी थे और 1788 में बनारस में एज ए रेजिडेंट वहाँ पर ज्वाइनिंग करते हैं और 1791 में वहीं इस संस्कृत कॉलेज को इस्टेब्लिश करते हैं और फाइनली 1795 में बॉम्बे के गवर्नर बनते हैं और फिर पूरी लाइफ वहीं रहते हैं, राइट। और फ्रेंड्स, आज मैं 2 क्वेश्चन लाई हूँ, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इससे रिलेटेड थे तो मैंने सोचा मैं ले आऊँ, आप मुझे बताना कि आपको कैसे लगे, ठीक है। Who among the following was appointed as a junior judge in Supreme Court Calcutta in 1783 and later started a journal called Asiatic Research? अब इनमें से ऐसा कौन था जो कि जूनियर जज बनकर आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा में इन 1783 में और बाद में उसने एक जर्नल स्टार्ट किया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च। तो वो कौन थे? अभी हमने बात की, वो थे विलियम जोन्स, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे 1783 में, राइट। और ये क्वेश्चन आया था CDS के पेपर में। और एक और क्वेश्चन मैं लाई हूँ, विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ इंस्टीट्यूशन दिए हैं, एक तरफ फाउंडर के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया था 2018 में, ठीक है। तो संस्कृत कॉलेज एट बनारस, विलियम जोन्स, अभी हमने पढ़ा विलियम जोन्स ने क्या बनाया था। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया था, ना कि संस्कृत कॉलेज। इस संस्कृत कॉलेज को जोनाथन डंकन ने बनाया, अभी हमने बात की। कैलकाटा मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये हाँ बिल्कुल सही बात है। फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेस्ली, हमने पढ़ा तो था पिछली वीडियोस में कि वेलेस्ली ने बनाया, पर क्या आर्थर ही था? तो ये है नहीं, रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो ये भी हो जाता है गलत, तो इसका आंसर है ओनली 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ओरिएंटलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा। ये ओरिएंटलिस्ट का मानना था कि इंडिया में अगर परमानेंटली रूल करना है तो यहाँ के लोग कस्टम और ट्रेडिशन की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, राइट। तो हेस्टिंग साहब एंग्लिसाइजेशन को काफ़ी डिसफेवर करते थे, मतलब पसंद ही नहीं करते थे। अब जैसे ही हेस्टिंग साहब जाते हैं, ठीक है, तो इंडियन सोशल ट्रेडिशन में ताका झाकी ये अंग्रेज शुरू कर देते हैं, इंटरवेंशन शुरू हो जाता है। जैसे हमने ऑलरेडी बात की है क्या एंग्लिसाइजेशन के बारे में पिछली वीडियो से, पर स्टिल फिर से रिवीजन भी हो जाएगा और चैप्टर में फिर से लिखा हुआ है तो हम फिर से बात कर लेते हैं। तो इवेंगेलिकल्स और यूटिलिटेरियन और ये फ्री ट्रेड थिंकर्स, ठीक है। तो यूटिलिटेरियनिज्म, इवेंगेलिकल्स और फ्री ट्रेड थिंकर्स, अब ये तीनों मिला जुला कर सीधा यही कहेंगे कि इंडियन सोसाइटी में इंटरफेयर करो, ज़रूरत है। अब तीनों की राय बिल्कुल अलग अलग थी, बट तीनों बात एक ही करने वाले थे, राइट। तो अब क्या क्या कहेंगे देखते हैं। ये जो यूटिलिटेरियंस है ना, ये कहेंगे ये फेवर करेंगे सोशल इंजीनियरिंग को और ऑथोरिटेरियन रिफॉर्मिज्म को। मतलब जैसे अब ये सीधा सीधा कहेंगे कि इंडिया में ना रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। इनको पता होना चाहिए कि किस तरह से अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कैसे लोग खुश रह सकते हैं, कैसे सिविलाइजेशन आ सकता है, ठीक है, ताकि समाज का विकास हो। इसके लिए ज़रूरत है कि यहाँ पर रिफॉर्म लाया जाए और इसके लिए अगर सख्ती की ज़रूरत है तो सख्ती भी की जाए। ये यूटिलिटेरियंस फेवर करेंगे। अब इसके बाद इवेंगेलिकल्स ये कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी में ना अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। लोग पंडितों में लगे रहते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। इन सब से लोगों को आज़ादी की ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए ताकि इंडियंस को इन
ढकोसलेबाजी से आज़ादी मिल सके। अब ये फ्री ट्रेड थिंकर्स आते हैं। ये लोग जो थे ना, पहले ही चिढ़े पड़े थे कंपनी से कि ये इतना ज़्यादा कमा रहे हैं और इनको मौका नहीं मिल रहा कमाने का। अब ये चाह रहे थे कि गवर्नमेंट रिफॉर्म लाए ताकि ये लोग भी इंडिया में ट्रेड कर सकें। आपको पता होगा कि कंपनी को मोनोपोली दी गई थी कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं और दूसरी कंपनियां वहाँ पे नहीं जा सकती थी। ठीक है, तो ये चाह रहे थे कि कंपनी की जो ये मोनोपोली है ना, इसको ख़त्म किया जाए और इस दूसरों को मौका मिले, इसलिए ये रिफॉर्म्स चाह रहे थे। ठीक है, पर गवर्नमेंट जो थी ना, अभी भी बहुत झिझक रही थी। वो इंतज़ार में थी कि इंडियन सोसाइटी उन्हें खुद ही मौका दे, खुद ही मांग करे कि उन्हें रिफॉर्म चाहिए, तब जाके वो कुछ करना चाह रहे थे। फाइनली उन्हें मौका 1835 में मिलेगा। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ और ये फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन था और इवन इनोवेशन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी तक इंडिया में किया था। राइट, तो अब हम इंग्लिश एजुकेशन के बारे में फाइनली स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में कैसे आया? वैसे तो जो ये इंग्लिश एजुकेशन था ना, इंडिया में 18वीं सेंचुरी में ही आ चुका था। यहाँ पे कुछ चैरिटी स्कूल्स चल रहे थे जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे और ये बस उन्हीं लोगों के बच्चों को पढ़ा रहे थे जो यूरोपियन से या एंग्लो इंडियन जो वहाँ पर रह रहे थे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल ओपन हुए थे और उनके लिए ही चल रहे थे और कंपनी स्कूल्स को ना सपोर्ट भी किया करती थी। राइट, पर 1813 से पहले तक इंडिया में एजुकेशन के लिए कुछ खास सोचा ही नहीं जा रहा था, एक्चुअली कुछ किया ही नहीं जा रहा था। इवन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जब आने वाला था ना, तो जो चार्ल्स ग्रांट है, ये हमारे हैं चार्ल्स ग्रांट, इन्होंने कहा था कि चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1793 जब आने वाला तो उसके सामने ही बोला था कि इंडिया में एजुकेशन लाया जाए, पर इनकी बातों को सुना नहीं गया और अनसुना करके छोड़ दिया गया और वो चीज़ें नहीं हो पाई। और ऐसा नहीं था कि कुछ अच्छा इंडिया के लिए सोच रहे थे, ये ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि इनका मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन से इंडिया के लोगों को पता चलेगा कि जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं और वहाँ के वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग हैं, उनके मोरल्स कितने हाई हैं, उनकी एथिकल वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा हैं और इंडियंस को क्रिश्चियनिटी का पता चलेगा और इंडिया में जो रिबेलियन हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, वो शांत हो जाएंगे। उन्हें पता चलेगा कि ये क्रिश्चियनिटी रिलीजन कितना ज़्यादा अच्छा है और वो अब विद्रोह नहीं करेंगे, इसलिए ये चाह रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में आए। और आपको शायद पता होगा कि मिशनरीज 1813 से पहले इंडिया में बैन थे, वो यहाँ पर नहीं, कंपनी उनको अलाउ नहीं करती थी कि वो इंडिया में आके ऑपरेट करें। ठीक है, पर जैसे जैसे ये जुगाड़ लगा के ना मिशनरीज मानते नहीं थे, घुस जाते थे। ठीक है, जैसे कि उस वक्त पूरा इंडिया इनके कब्जे में नहीं था, कुछ डेनिश सेटलमेंट थी, कुछ फ्रेंच सेटलमेंट हुआ करती थी, पोर्तुगीज सेटलमेंट इवन थी। तो ये ना जैसे तैसे जुगाड़ लगा के इंडिया में घुस ही चुके थे और इनका मेन मकसद यही था कि लोगों को ना कन्वर्ट कर सकें, इंग्लिश एजुकेशन लाए और अपनी प्रोसीलाइटेजाइशन, इसका स्पेलिंग होता है PROSELITISATION, प्रोसीलाइटेजेशन। ठीक है, ताकि लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अब इनका मानना यही था कि इंग्लिश एजुकेशन से ये लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदलेंगे। तो हमें देखने को मिलता है कि जो कुछ मिशनरीज है ना, 1813 से पहले भी मद्रास के में जो डेनिश स्टेशन था, ठीक है, वहाँ पे ऑपरेट करने लगे। इसके अलावा जो श्री रामपुर में जो डेनिश सेटलमेंट था, वहाँ पे भी ऑपरेट करने लगे। वहाँ पे 3 पादरी शरण लेते हैं बाद में, डॉक्टर विलियम कैरी वार्ड
और जोशुआ मार्शमन जो इस पे काफ़ी काम करेंगे। और ये लोग बाइबल को लोकल लैंग्वेज में एक्चुअली प्रिंट करते थे और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए स्कूल भी चलाते थे। पर इनकी अगर संख्या देखें तो ओवरऑल काफ़ी कम हुआ करती थी, तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर जो रियल बिगनिंग है, जो शुरुआत है, वो एक्चुअली 1813 के बाद होगी, जब मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया जाएगा कि वो इंडिया में आ सके। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत 100,000 रुपीज़ पर ईयर, मतलब 1 लाख रुपए पर ईयर एलोकेट किए जाएंगे एजुकेशन के लिए, जिसमें 2 स्पेसिफिक पर्पस रखे गए। वो कौन कौन से थे? एक था द एनकरेजमेंट ऑफ द लर्न नेटिव ऑफ इंडिया एंड द रिवाइवल ऑफ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर। अब वो पढ़े लिखे जो नेटिव्स हैं ना इंडिया के, उनको इनकरेज किया जाएगा और लिटरेचर जो है उसको इम्प्रूव किया जाएगा और साइंस की नॉलेज को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये 2 पर्पस रखे गए जिसके लिए 1 लाख रुपए एलोकेट किए गए। और यहाँ पर ना एक हिडन एजेंडा भी था ब्रिटिशर्स का, और वो था कि ये इंडिया में ना अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए ज़रूरी था कि वो इंडिया के लोगों को दिखाएं कि इनके लिए क्या क्या विकास के काम कर रहे हैं, इसलिए ये एजुकेशन को यहाँ वहाँ स्प्रेड करना चाहते थे। पर ये राय इतनी आसान थी नहीं, जैसे कि हम जानते हैं चैप्टर एक्ट ऑफ 1813 में इसमें एक क्लोज हुआ करता था, वो क्लोज था 43। अब इसमें क्या है कि बहुत बड़ा विवाद था। इसमें तो बता तो दिया कि एजुकेशन को बढ़ाना है, पर किस लैंग्वेज में बढ़ाना है ये स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है, तो जो ओरिएंटलिस्ट जो यहाँ पर थे ना उस वक्त, तो जब 1806 से 13 के टाइम पे बहुत सारे ओरिएंटल्स भरे हुए थे यहाँ पर। अब वो बड़े खुश हो गए, उनको लगा कि अब एजुकेशन लाना है तो वो अपने तरीके से एजुकेशन लाने की प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। एक कमेटी भी बनाई गई, न्यू जनरल कमेटी ऑफ, ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाई गई जो इस पर काम करेगा। और जो लॉर्ड मिंटो हैं ये भी एक ओरिएंटल हुआ करते थे, राइट। और जो ये नई कमेटी बनी थी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसमें भी बहुत सारे ओरिएंटल्स भरे पड़े थे। तो अब ये सारे के सारे खुश हो गए, ये खुश हो गए और उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि अब एजुकेशन बढ़ाना है तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बढ़ाने हैं। तो अब इन्होंने प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया कि कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज बनाएंगे, आगरा और दिल्ली में ओरिएंटल कॉलेज बनाएंगे और मदरसास को हम सपोर्ट कर देंगे, राइट। तो ये सब सोच के बैठ गए ओरिएंटल्स। अब मिंटो जी गए, ठीक है, मिशनरीज भी आना शुरू हो गए। और इसके साथ साथ ये जो चीज़ें हो रही थी ना, इंडियन सोसाइटी में भी एक बड़ा तबका निकल कर आएगा जो एक्चुअली ट्रेडिशनल क्लासिकल लर्निंग को ना खुद से दूर करना शुरू कर देगा। अब वो खुद भी चाहेंगे कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में आए, वो वेस्टर्न साइंस को काफ़ी फेवर करने लगेंगे। अब इसके तहत सब कुछ काम होना शुरू हो जाएंगे इन्हीं बीच। अब एंग्लिसाइजेशन की तरफ काम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मिशनरीज अब आना शुरू हुए, वो ऑलरेडी इंग्लिश एजुकेशन को फेवर करते हैं। कुछ यूरोपियन इंडिविजुअल जैसे डेविड हरे ये स्कूल्स बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाई हो रही थी। इसके अलावा कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी और कैलकाटा स्कूल सोसाइटी, अभी इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन जो थी ना वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में थी। वर्नाकुलर मतलब यहाँ की लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही थी एलिमेंट्री लेवल पर। इसके अलावा ओरिएंटल्स को धक्का और तब लगेगा जब ये संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में जब बनाएंगे तो इसका ज़बरदस्त विरोध राजा राम मोहन रॉय करेंगे। और राजा राम मोहन रॉय जी है ना, एक ऐसे तबके को, ऐसी जनरेशन को रिप्रेजेंट करते थे जो बिलीव करती थी कि मॉडर्नाइजेशन सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन से ही आ सकती है और वेस्टर्न साइंस की नॉलेज भी इंग्लिश एजुकेशन से ही बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ें फाइनली और ज़्यादा बढ़ेंगी, एंग्लिसाइजेशन और ज़्यादा बढ़ेगा जब फाइनली विलियम बेंटिक जो कि यूटिलिटेरियन रिफॉर्मिस्ट थे,
फाइनली विलियम बेंटिक, ये हमारे विलियम बेंटिक है, ये आएंगे 1828 इसमें एज ए गवर्नर जनरल। ठीक है, ये थे यूटिलिटेरियन रिफॉर्मिस्ट, और इनको इनका साथ मिल जाएगा थॉमस बबिंगटन मैकॉले का। ये 1834 में एज ए लॉ मेंबर बेंटिक को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और जल्द ही ये जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी, ठीक है, जो 1813 में बनी थी, उस जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट ये मैकॉले जी बन बैठेंगे। ठीक है, ठीक है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट ये मैकॉले साहब बन गए, ये हमारे मैकॉले साहब हैं। ठीक है, तो अब ये एक फेमस मिनट लेकर आएंगे। 2 फरवरी 1835 को इनका फेमस मिनट आएगा, जिसे हम मैकॉले मिनट कहते हैं। अब ये सारा सीधा सीधा कह देंगे कि कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज कुछ नहीं, और ओरिएंटल्स को जवाब देने के लिए सीधा सीधा कहेंगे कि यूरोपियन अच्छी लाइब्रेरी में एक सेल्फ में रखी किताब जो है ना, वो पूरे के पूरे इंडिया और अरबियन लिटरेचर के बराबर है। ये सीधा सीधा ओरिएंटल्स को जवाब दे देते हैं कि उनका कुछ चलने वाला ही नहीं है। और मैकॉले इसके अलावा फेवर करते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन से ऐसे लोगों की क्लास बनेगी जिसका कलर और ब्लड इंडियन होगा, बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मोरल और इंटेलेक्ट सारा कुछ इंग्लिश होगा। मतलब उनकी सोच समझ इंटेलेक्ट सारे यूरोपियंस की तरह होगा, बस दिखने में वो इंडियन होंगे। ठीक है, अगर इसे कोर्ट में देखो तो अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। राइट, तो 7 मार्च 1835 को ये प्रपोजल पास भी हो गया। बेंटिक को इतना ये पसंद आया कि वो बस इंतज़ार ही कर रहे थे कि ऐसा कुछ प्रपोजल आए और वो पास कर दें। हमारे हिस्टोरियन है गौरी विश्वनाथन जी, ये कहते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन 1835 से पहले भी थी, पर ये बस ऐसे लैंग्वेज पढ़ी जा रही थी। पर 1835 के बाद इंग्लिश मॉडर्न लैंग्वेज समझने के लिए एक मीडियम की तरह बन गई कि अगर हमें और दूसरी चीज़ समझ रही है, वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना है, तो अब ये एज ए मीडियम की तरह उभरने लग गई। इस इंग्लिश एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट फीचर भी ये था कि वो डाउनवर्ड फिल्टरेशन, ठीक है, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी को फेवर करती थी। अब इसको समझाएंगे हमारे ये एक और हिस्टोरियन है C.E. ट्रेवल्या। अब ये साहब कहते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन आम लोगों के लिए बनाई ही नहीं गई थी, ये अमीर पढ़े लिखे बड़े बड़े लोगों के लिए बनाई गई थी। और जब ये बड़ा तबका, ऊपर का तबका पढ़ लिख लेगा तो ये जब ये बड़ा तबका पढ़ लेगा तो ये एज ए टीचर की तरह काम करेगा, और ये लोग नीचे के लोगों को, जो ग्राउंड लेवल पे आम पब्लिक है, इसको पढ़ाने का काम करेंगे, और इससे कम खर्चे में पूरी सोसाइटी पढ़ लिख जाएगी। इनको ये पता चल जाएगा कि ये वेस्टर्न पीपल कितने ज़्यादा सुपीरियर हैं, इनकी मोरालिटी कितनी ज़्यादा, इनकी एथिकल आइडियाज़ कितने अच्छे हैं, ये सब आम पब्लिक को पता चल जाएगा। और इवन इंग्लिश लैंग्वेज से ये ब्रिटिशर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे कि विलियम एडम, जो वर्नाकुलर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट को इन लोगों ने सुना ही नहीं। इनके लिए बोला इम्प्रैक्टिकल है, एक्सपेंसिव है, बोल के टाल दिया। और ऐसा सेम मॉडल जब आया जो कि फेवर करता था कि क्लासिकल और वर्नाकुलर लर्निंग के खर्चों पर इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, तो उसको बड़ी ईजिली इन्होंने बॉम्बे और मद्रास में भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो इस ग्रेटर जो एंग्लिसाइजेशन हो रहा था ना, तो ये काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा, पर इससे हमें थोड़ा सा शिफ्ट तब मिलेगा
जब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में थॉमसन और कुछ एंथुजियास्टिक सिविलियंस एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये एलिमेंट्री स्कूल्स में वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाएंगे और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। इसे हमारे लॉर्ड डलहौजी साहब बड़े खुश होते हैं और इसे बिहार और बंगाल में एक्सटेंड कर देते हैं। राइट। अब इस शिफ्ट को और पुश मिलेगा जब वुड्स डिस्पैच आएगा 1854 में। तो 1854 में चार्ल्स वुड साहब आए। ये अपना एक डिस्पैच लेकर आए जिसे हम वुड्स डिस्पैच कहते हैं। ये अब डाउनवेल फिल्ट्रेशन थ्योरी से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जिसके लिए हमने बात की डाउनवेल फिल्ट्रेशन थ्योरी, इससे अब शिफ्ट हो गए। और जैसे डलहौजी ने किया, ये एलिमेंट्री एजुकेशन में वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो अभी थोड़ी देर पहले मैकॉले मिनट में हट गई थी, वापस आ गई एलिमेंट्री में। ठीक है, सेकेंडरी और हायर की बात नहीं कर रही हूँ, एलिमेंट्री की बात कर रही हूँ। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में वर्नाकुलर लैंग्वेज आ गई। और साथ साथ इस वुड्स डिस्पैच में ये भी बात की जाएगी कि जो अगर हम एम्पायर का स्ट्रक्चर देखें ना, तो डिवीजन ऑफ लेबर बात पर काम किया करता था। इसकी एक ऊपर हायरार्की, उसके नीचे है, फिर उसके नीचे, फिर इस तरह की हायरार्की पे ये काम किया करता था। राइट। तो अब ये इस हायरार्की पर भी काम करेगा। ठीक है, अब इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए ढेर सारे लेबर चाहिए थे एम्पायर को। ठीक है, अब बार बार हर चीज़ के लिए तो वो ब्रिटेन से मंगा नहीं सकती है लेबर। ठीक है, तो अब इसको यहीं पर लेबर बनाने की कोशिश करेगी। अब ये जो पॉलिसी है, वुड्स डिस्पैच की पॉलिसी है, ये प्रपोज करेगी कि एक छोटा सा ग्रुप बनाया जाए जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। ठीक है, अब हाईली एजुकेटेड है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन में सब ऑर्डिनेट पोजीशन पे काम करेगी। तो हमने जब इंडियन सिविल सर्विसेज पढ़ रहे थे पिछली वीडियोस में, तो हमने बात की थी कि ऐसी कोई भी पोस्ट जिसकी एनुअल सैलरी 500 पाउंड से ज़्यादा हो, उस पर इंडियंस काम नहीं कर सकते। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में सबऑर्डिनेट पोजीशन, वो भी एक अच्छी खासी ऑफिसर की रैंक हुआ करती थी, उस पर इंडियंस को बिठाने की अब तैयारी शुरू होगी। ठीक है, जिसके लिए भी इनको अच्छी खासी एजुकेशन दी जाए। अब इसके अलावा बड़ी जनसंख्या को भी एजुकेशन दी जाए ताकि वो अच्छे वर्कर्स बन सकें। जैसे कि कोर्ट वगैरह होते हैं, कई सारे छोटे मोटे ऑफिस के काम हो उसमें ये काम कर सकें, इसलिए इनको अब एजुकेशन दी जाए। इसके अलावा वर्कर्स के साथ साथ ये अच्छे कंज्यूमर भी बने, इसलिए भी इनको एजुकेशन की ज़रूरत थी। ठीक है, ठीक है, एक तरफ तो हो गया वर्कर बने और दूसरा था कंज्यूमर। अब कंज्यूमर से हमारा क्या मतलब है? अब ये टाइम चल रहा था मिड 19th सेंचुरी का। इस टाइम तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आ चुका था। हमने पिछली वीडियोस में इसकी भी बात की थी, पर कोई बात नहीं, फिर से पढ़ते हैं। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था और वो बहुत सस्ते में और बहुत बड़ी मात्रा में सामान बनाने लग गया था, जिसके लिए वो उसको मार्केट इंडिया में मिल गया और वहाँ की सस्ती बनी चीज़ें इंडिया में बिक रही थी। अब यहाँ के लोग काम करेंगे, उनको समझ होगी, तो वो अब ब्रिटेन से बनी चीज़ों को अब खरीद भी सकते थे। इसलिए ज़रूरत थी कि एजुकेशन फैलेगा तो ये वर्कर्स भी बनेंगे और कंज्यूमर भी बनेंगे। इसके अलावा आम पब्लिक के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को काफ़ी फेवर किया गया। राइट। अब आगे बढ़ते हैं और हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो हायर एजुकेशन को फर्दर बूस्ट तब मिला जब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तर्ज पर कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई। और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो ग्रांट इन एड से ये स्कूल्स में अच्छा खासा डेवलपमेंट किया जा रहा था। पर एजुकेशन अभी भी फ्री नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि ये समझा जाता था कि एजुकेशन अगर फ्री रहेगी तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं की जाएगी, इसलिए एजुकेशन को फ्री नहीं किया गया, पर ग्रांट इन एड दे देकर
स्कूल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई। अब चीज़ें थोड़ी सी तब बदलेंगी जब स्टैनलीज का डिस्पैच आएगा 1859 में। ये सीधा कह देगा कि ग्रांट इन एड नहीं होगा, बेटर सेस लगा दो। ठीक है, अब सेस लगा दोगे जिससे स्कूल को की फंडिंग हो पाए सेस से ही। ठीक है, ग्रांट इन एड को ये बंद कर देंगे। अब इससे ना दिक्कत ये खड़ी हो जाएगी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जो पहले ग्रांट्स लेकर ना इम्प्रूवमेंट किया करते थे, अब वो परेशान हो जाएंगी कि सेस से चीज़ें कैसे बेटर हो पाएंगी। और सबसे बड़ा धक्का वर्नाकुलर एलिमेंट्री एजुकेशन को लगेगा, जो बस ग्रांट से ही अभी तक चल रही थी, और उनको ग्रांट और मिलना और बंद हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए सेस इकट्ठा करना और मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद एक और इंडियन एजुकेशन कमीशन आएगा 1882, और ये बिल्कुल अनसक्सेसफुल था, ये पास ही नहीं हुआ। अब इसका कारण ये था कि ये सबके लिए शिक्षा की बात करता था कि सबको ही शिक्षा मिल जाए, मतलब जितनी पूरी जनसंख्या है सबको शिक्षा दो। और जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उसके लिए स्पेशल फंड बनाने की बात करता था। ये टाइम चल रहा था 1882 का। और बैकवर्ड कम्युनिटी, अब बैकवर्ड कम्युनिटी से मेरा मतलब है जैसे दलित, जिसे हम SC ST कम्युनिटीज़ में जोड़ते हैं, तो उसे बैकवर्ड कम्युनिटी उस टाइम कहा जाता था। ठीक है, तो उस टाइम इनको अछूत समझा जाता था, उनको स्कूल से बाहर रखा जाता था, क्योंकि अगर वो स्कूल्स में होते तो हायर कास्ट के जो लोग हुआ करते थे वो स्कूल्स में एंटर ही नहीं होते, वो एक्चुअली दूर रहा करते थे उन लोगों से, राइट। तो सीधा सीधा फंडा ये था कि अगर दलित स्कूल में आते ना तो ये हायर कास्ट के लोग स्कूल नहीं आते। और ब्रिटिशर्स का जो मेन टारगेट था वो थे हायर कास्ट के लोग, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे ये ब्रिटिशर्स के काम आया करते थे। और 1882 तक आते आते 1880s तक तो ये बहुत सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते थे ब्रिटिशर्स को। तो इनका मेन टारगेट था कि ये हायर कास्ट के लोग जो अमीर भी हुआ करते थे, उनके काम भी आया करते थे, को एजुकेशन मिले। तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं, जो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी है, ये हायर कास्ट के लोगों में एजुकेशन को काफ़ी फेवर किया करती थी, और जो एक्सक्लूजन हो रहा था दलित्स का, इसको भी फेवर किया करती थी। और 1880 तक तो मैंने जैसे बात की, ये ग्राउंड रूट लेवल पे ना काफ़ी काम भी किया करते थे ये अंग्रेजों के, तो इसलिए भी ये चीज़ें हो रही थी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसने इस डिफ्रेंसिएशन को काफ़ी फेवर किया, और इंडियन सोसाइटी में चल रहे इस भेदभाव को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किया। अब इसी पर हम आगे बात करेंगे, काफ़ी कुछ बाकी है। फिर अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।